हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी लगातार साइंस की क्लासें आपकी लाइनअप से चल रही हैं, जिसमें हमने कम से कम 200 प्रश्नों को स्टडी कर चुके हैं। उनके साथ में अगर हम बात करेंगे तो कम से कम 1000 प्रश्नों की हम तैयारी अच्छे से उसके डिटेल पार्ट में, उसके डिस्कशन पार्ट में कर चुके हैं। तो अब आपके लिए क्या करने वाले हैं हम? अब आपके लिए ये करने वाले हैं कि हम 5 से 6 वीडियो और देखेंगे तो हमारी टोटल कंप्लीट हो जाएगी आपकी क्लासें। ठीक है, टोटल आपके 300 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जो कि आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। वो आपको कहाँ से मिलेंगे? तो वो आपको मैं नंबर एक प्रोवाइड करा रहा हूँ, उस नंबर पे जाकर आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको बुक के फॉर्मेट में वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्लस उनके आंसर मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके लिए 300 प्रश्न वो रहेंगे, और भी डिटेल मेरे पास में जितनी होगी मैं आपको दे पाऊंगा। उसके बाद आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 9410024474 पर आप कांटेक्ट करिएगा। और उसके बाद आपको बुक के फॉर्मेट में 300 प्रश्न मिल जाएंगे, और उनके डिस्कशन के लिए आपके पास वीडियो हैं, उनका डिस्कस भी हो सकता है, और आपके पास वीडियो पूरी तरीके से है भी। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता ही है कि साइंस किसे कहते हैं, क्यों और कैसे की जानकारी हो जाए उसे हम साइंस कहेंगे, और क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये सब जानकारी आप लोगों को है, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और लगातार आप लोग अगर 10 क्लासें आपने अगर अच्छे से एंजॉय की होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर आपकी जो क्लासें होंगी और आपके जो पेपर होंगे, उसमें आप एक अच्छा फोकस कर पाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन फोकस आप कर पाएंगे जो आपकी आने वाली क्लासें होंगी। ठीक है, और ये जैसे ही हमारा ये आपका कंप्लीट होता है साइंस, उसके बाद हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो लगातार आपके लिए एक भी दिन हम मिस नहीं करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा उतना आपके लिए हम लगातार क्लासों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो क्लासों पे कोई भी रुकावट नहीं होने वाली है, और क्लासें आपके लिए लगातार जारी हैं। क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन कराया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर जोर दिया है हमने, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चनों को समाहित भी किया है अच्छी तरीके से। तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं, और आज की क्लास में कितना बेहद इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन तो मैंने डेली रूटीन पे भी आपको अच्छे कराए हैं, एक से एक बेहतरीन प्रश्न आपको मैंने कराया है। तो आज की क्लास को एंजॉय करते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा इतनी देर में, और क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से इस क्वेश्चन की बात की जा रही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है। आपको पता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित किया जाता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, या अगर बात करें उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसकी आपको देखिएगा, अगर इसकी हम बात करें, फोटोसिंथेसिस की बात करें, तो चलिए फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं। जैसे अगर फोटोसिंथेसिस में अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख होती है सबसे, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की रासायनिक अपक्रिया करें, तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की रासायनिक अपक्रिया करें, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत होती है, जल भी की जरूरत होती है, और अगर हम बात करें तो टेम्परेचर की भी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है ना। ये आवश्यक है, क्लोरोफिल, और प्रकाश भी आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, तो पौधे दो प्रकार के होते हैं, पौधे दो प्रकार के होते हैं, यानी कि सपोषी होते हैं और परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? सपोषी होते हैं और परपोषी होते हैं। अगर हम सपोषी की बात करें, ठीक है, सपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। अब पौधे हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? पौधे हमें क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि पौधे क्या करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे CO2 ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखिएगा, पौधे लगाने चाहिए। इसीलिए एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए पौधे लगाने चाहिए, मानव जीवन बचाने के लिए भी क्या लगाने चाहिए? पौधे, क्योंकि पौधे क्या होते हैं? हमको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। भाई मनुष्य जो है
वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। पृथ्वी पर 46% से 43% ऑक्सीजन पाई जाती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये 5 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अगर बात करें यहाँ से, तो अगर इनकी रासायनिक अपक्रिया करते हैं तो निर्माण करते हैं ग्लूकोज का, ये निर्माण करते हैं ग्लूकोज का, लेकिन ये मुक्त करते हैं ऑक्सीजन को। निर्माण करते हैं आपके ग्लूकोज का, लेकिन मुक्त करते हैं ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन की खोज किसने करी? जोसेफ प्रेस्टले ने ऑक्सीजन की खोज करी। जोसेफ प्रेस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, मैंने आपको केमिस्ट्री बताया है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपके 8 होता है। और आप हर एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओ से तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड की रासायनिक अपक्रिया करते हैं तो हमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त होती है। ये स्टेटमेंट में फोटोसिंथेसिस से कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि जब प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की रासायनिक अपक्रिया की जाती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट वो ये भी बना सकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसमें? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन सौर ऊर्जा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा शायद ये बातें आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, रोगों से सुमेलित कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, रोगों से सुमेलित कीजिए। तो देखिएगा, रोगों से सुमेलित करने के लिए चिकनगुनिया हो गया आपका। ठीक है, तो चिकनगुनिया जो आपका होता है वायरस जनित है। कैसा है आपका? वायरस जनित रोग है। ठीक है, विषाणु से होता है आपके। ठीक है, विषाणु से होता है। किससे होता है? आपके विषाणु से। याद रखिएगा। तो चिकनगुनिया की बात करेंगे तो चिकनगुनिया जिस विषाणु से होता है उसको कहते हैं एडिज इजिप्टी कहते हैं, इजिप्टी कहते हैं। काली खांसी जो होती है वो आपके वायरस से होती है, यानी कि जीवाणु से होती है। किससे होती है? जीवाणु से होती है। और ये आपके पोटोसिस से होती है। ठीक है, मिलान कर दिया आपने। मस्तिष्क काला शोथ जो होता है, इंसेफेलाइटिस जो होता है वो आपके मच्छर से होता है, यानी कि कह सकते हैं क्यूलेक्स से होता है। तो कैसा हो गया? वायरस जनित हो गया। काला ज्वर की अगर बात करेंगे तो लिस्मैने डोनोवानी से होता है आपके। ठीक है, एस वाला तो ऑप्शन कट जाएगा, एस किसी में है नहीं तो ए भी ऑप्शन कट गया। और एस वाले की बात करें तो ए भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो गया? राइट हो गया, यानी कि ए हमारा राइट आंसर है। अब अगर वायरस की बात करेंगे तो देखिएगा, वायरस की बात अगर करें तो इवानोवस्की, मैंने आपको कई बार बताया है, इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। और जीवाणु की बात करें तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न को भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो वायरस जनित होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जीवाणु जनित होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हैजा, हैजा आपका कैसा रोग है? तो हैजा बात करेंगे आपके जीवाणु जनित रोग है। क्षय रोग की बात करेंगे तपेदिक कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। वहीं अगर मैं बात करूं विषाणु जनित तो मैं कह सकता हूं चिकनगुनिया हो गई, चिकन पॉक्स हो गया आपका। ठीक है, खसरा आपका हो गया। ये सब कैसे रोग हैं? तो हम कह सकते हैं एक खसरा आपका कैसा? विषाणु जनित है। तो प्रश्न ये भी आगे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणु जनित हैं और कौन से रोग विषाणु जनित हैं आपके। ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इसको भी प्रश्न बन ही जाएगा आपका। यदि फलों के रस में खमीर डाला जाता है तो अवयवी शोषण में शर्करा को किस रसायन में परिवर्तित किया जाता है? दुग्धमल में, फार्मिक अम्ल में, अल्कोहल में, या उपयुक्त में एक से अधिक। अगर दुग्धमल की बात करें, दुग्ध की बात करें तो दुग्ध में लैक्टिक एसिड आपका होता है। दुग्ध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, दुग्ध में होगा लैक्टिक एसिड। और अगर बात करेंगे दूध का रंग कैसा होता है? हल्का सा पीला होता है। किसके कारण होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कैसीन क्या है, तो बोल सकते हो कैसीन क्या है, तो कैसीन एक प्रोटीन है। राइट। फार्मिक एसिड की अगर बात करेंगे, फार्मिक अम्ल की बात अगर करेंगे
तो देखिएगा फार्मिक अम्ल की बात करेंगे तो चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक एसिड। और अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो फलों के रस में खमीर डाला जाता है तो अवयवी शोषण में शर्करा को किस रसायन में परिवर्तित होता है, तो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। यदि अगर मैं बात करूं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से फलों को पकाना है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाना है तो किस गैस का प्रयोग करेंगे? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, या हम कह सकते हैं एथिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एसिटिलीन या एथिलीन का प्रयोग करते हैं। बात करेंगे तो C2H4, इसका फार्मूला है एथिलीन या एसिटिलीन का फार्मूला है आपका C2H4। ठीक है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, 3 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। अगला प्रश्न है कि खमीर महत्वपूर्ण स्रोत है, तो खमीर किसका महत्वपूर्ण स्रोत है आपके? विटामिन बी, इन्वर्टिज का, विटामिन सी, या उपयुक्त में कोई नहीं। विटामिन सी की अगर केमिकल नेम की बात करेंगे तो देखिएगा विटामिन सी होता है नींबू में आपके, है ना, लाल मिर्च में भी आपके विटामिन सी होता है, आंवला में भी आपके विटामिन सी होता है। ठीक है, ये सब आपके विटामिन सी होता है। ठीक है, तो जहां पर विटामिन सी होगा वह कौन सा एसिड होगा आपके? साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड, या कह सकते हैं साइट्रिक एसिड। और अगर बात करेंगे क्या होता है आपके? एस्कर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कर्बिक अम्ल होता है आपके। ठीक है, क्या होता है आपके? एस्कर्बिक एसिड होता है। यानी कि विटामिन सी जो है उसको मैंने तीनों फॉर्मेट में आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब देखिएगा खमीर का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है आपके? विटामिन बी होगा। विटामिन बी जो होगा वो महत्वपूर्ण स्रोत होगा किसका? खमीर का। अब अगर विटामिन की बात करें, विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन की खोज किसने करी? कैसिमर फिंक ने खोज की, कैसिमर फिंक ने खोज करी। और अगर विटामिन से बोले तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं हमारे वसा में घुलनशील। 2 विटामिन ऐसे हैं बी और सी जो जल में घुलनशील होते हैं। और आपकी अगर बात करें, ठीक है, वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? तो ई, डी, ई और के क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, राइट। तो इस प्रकार के विटामिन होते हैं। तो बी क्या होता है? बी तो कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग विटामिन का नाम याद रख लीजिएगा, जैसे B2 केमिकल नेम, B2, B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5 होता है आपका, फिर आपका B6 होता है, B7 होता है, B8 नहीं होता, B9 होता है। तो सबसे पहले केमिकल नेम आप लोगों ने याद कर लिए, मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, कई बार दिए हैं लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं है, तो आज देख लेते हैं। ठीक है, B1 का आपका थाइमिन हो गया। ठीक है, सुनिएगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। राइबोफ्लेविन हो गया। ठीक है, B3 की बात करेंगे तो आपका नियासिन, पेंथोनिक एसिड, पेंथोनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन। B6 क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। B7 की बात करेंगे तो क्या होता है आपका? बायोटिन। याद करना, कोई ट्रिक वगैरह मत याद करो, ऐसे डायरेक्टली याद करो। अब अगर B9 की बात करेंगे तो कहेंगे फोलिक एसिड। क्या कहते हैं B9 को? फोलिक एसिड। और अगर हम बात करें B12, तो B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है, साइनोकोबालामिन। ठीक है, अब देखिएगा खमीर, अगर एक प्रश्न बन जाए कि खमीर जो होता है उसमें कौन से विटामिन में खमीर नहीं होता बी कॉम्प्लेक्स के, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के B12 में खमीर नहीं होता है, B12 में
खमीर आपका नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका विटामिन बी। और मैंने आपको सभी कॉम्प्लेक्स विटामिन पढ़ाए हैं, तो आपके पेपर में जब भी मैच करने को आए तब आप इससे बिल्कुल भी इग्नोर ना होइएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि हमने पढ़ा नहीं है और हमसे ये प्रश्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय, मुख, छोटी आंत या उपयुक्त में एक से अधिक। तो किससे शुरू होता है? आपके मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? आमाशय से शुरू होता है, स्टोमच से आपके शुरू होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अब प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो आपको पता है कि प्रकाश तरंगों की बात हमने कल भी की थी। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो कल भी की थी, चलिएगा आज भी बात कर लेते हैं। तो मैं अगर कहूं प्रकाश तरंगे एक वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तब भी बात ठीक होगी। तो जितनी भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो सब अनुप्रस्थ तरंगे हो सकती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। तो प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और अनुप्रस्थ तरंगे भी हैं। प्रकाश तरंगों की, प्रकाश क्या करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। तो क्यों करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गति या सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्यों? इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य छोटा होता है, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य छोटा होता है। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? छोटा होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। और प्रकाश तरंगे आपकी कैसी हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ना कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है। कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता मापते हैं लक्स मीटर से। और प्रकाश के मापने की इकाई क्या होती है? तो एंगस्ट्रॉम होती है। क्या होती है आपकी? एंगस्ट्रॉम होती है प्रकाश के मापने की इकाई, ठीक है। तीव्रता को किससे मापते हैं? तो लक्स मीटर से मापते हैं। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके कार्य स्थल है? राइबोसोम की अगर बात करेंगे तो राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है राइबोसोम को, ठीक है। प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है किसको? राइबोसोम को। और राइबोसोम की जो खोज की थी, यानी कि खोजकर्ता की बात करेंगे राइबोसोम के, तो हम कह सकते हैं जॉर्ज पेलोडे, इन्होंने इसकी खोज करी थी, ठीक है। याद रखिएगा। तो किसके? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। अब प्रोटीन के संश्लेषण के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया हरगोविंद खुराना को। किसको? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। अब जी देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है या कौन से कथन सही है या सही है, ठीक है। पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित कर भोजन में परिवर्तित कर देते हैं। पादप का मतलब यहाँ से पौधे से है। तो पौधे जो होते हैं वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट में रूप में संग्रहित करके भोजन में परिवर्तित कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। पादपों में पर्ण हरिम होता है तभी पत्तियां हरी होती हैं, ये तो बहुत ही सरल बात है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति तो होती है, लेकिन इसमें है नहीं होती है। तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, यानी कि सही स्टेटमेंट जो होगा वो कौन सा होगा? केवल 1 और 2, ये आपका सही स्टेटमेंट होगा। आंसर होगा आपका बी वाला, बी वाला एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। अब समझते हैं, जो कोशिका भित्ति होती है वो आपके पादपों में होती है, बिल्कुल। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति अगर बात करेंगे,
अब बात कर लेते हैं पादप और बात कर लेते हैं मनुष्य में। तो मनुष्यों में क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति किसमें होती है, तो कोशिका भित्ति आपके पौधों में होती है। ठीक है, इसका आंसर प्रकाश संश्लेषण से ही संबंधित है, और प्रकाश संश्लेषण को हमने पहले क्वेश्चन में ही डिटेल से पढ़ लिया था, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है हमारा, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, जब बस एक अचानक रुक जाती है तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है न्यूटन से संबंधित है। तो देखिएगा, आप लोग जब बस में बैठे होंगे तो ब्रेक जब लगते हैं, गतिमान अवस्था को रोका जाता है, गतिमान अवस्था पे जो क्रिया हो रही है उस पर प्रतिक्रिया की जा रही है, तो न्यूटन के उसी नियम के अकॉर्डिंग होगी जिस पे क्रिया प्रतिक्रिया होगी। तो क्रिया और प्रतिक्रिया किस नियम के अकॉर्डिंग होती है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया नियम कौन सा लगता है, ये देखते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम से निकलता है जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम होता है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के दूसरे नियम से बल की परिभाषा निकलती है, तो बेफ। ठीक है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल की परिभाषा निकलती है, बिल्कुल, m गुणा ए, यानी कि द्रव्यमान गुणा एक्सीलरेंस मतलब होता है बल, और बल की जो परिभाषा निकलती है वो न्यूटन के द्वितीय नियम से निकलती है। और न्यूटन के तृतीय नियम को क्या कहते हैं, तो न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं न्यूटन के तीसरे नियम से। तो बस में धक्का लगा, आगे तुम गिरे, मुंह में लग गई सीट तुम्हारे, ऐसा कई बार हुआ होगा ना, किसके किसके लगी है बताइएगा। ठीक है, तो ब्रेक जब लगते हैं तो हम आगे की ओर घिसते हैं, क्या होता है, गिर जाते हैं, घिस जाते हैं। तो न्यूटन के तीसरे नियम में, कौन सा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया करा रहा है। ठीक है, क्रिया क्या करा रहा है, प्रतिक्रिया से करा रहा है आपका। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, लेकिन मैं आपको बता दूं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है कौन, त्वचा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है आपकी त्वचा, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत। बिल्कुल, ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है आपका त्वचा, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत। सांप है यहाँ पर, तो सांप में सबसे अधिक रिब्स की संख्या कहाँ पर होती है, सबसे ज्यादा रिब्स यानी कि पसलियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो पसलियां सबसे ज्यादा होती हैं आपके सांप में। तभी तो सांप ऐसे कुंडली मार के देखिएगा बैठ जाता है ना। और आप इतने नहीं बैठ सकते, तो 200 से लेकर 400 रिप्स होती हैं किसमें, सांप में। 200 से लेके 400 रिप्स होती हैं आपके सांप में। और मनुष्य में कितनी रिप्स होती हैं, चलिए मनुष्य भी ऑप्शन है, तो मनुष्य में कितनी रिप्स होती हैं, तो मनुष्य में 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, यानी कह सकते हैं 24 रिप्स होती है। कितनी रिप्स होती है, 24 रिप्स होती हैं, यानी कि 24 पसलियां होती हैं। किसमें होती है 24 पसलियां, तो मनुष्य में आपके 24 पसलियां होती हैं। केचुआ क्या होता है, केचुआ किसान का मित्र होता है, और केचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है, किसान का मित्र होता है और द्विलिंगी प्राणी है केचुआ आपका। ठीक है, तो आंसर भी क्या होगा, आंसर भी किसमें होगा, केचुआ में ही होगा। आंसर देख लीजिएगा, आंसर किसमें होगा, तो आंसर भी आपका केचुआ से ही संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आहार नली में अंगों द्वारा श्रापित होने का रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा रस है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वसा के पाचन में। आहार नली में अग्नाशयी रस और लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सेलिम, पित्त रस या अग्नाशयी रस, लार या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिएगा, लार की अगर बात करेंगे, लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन पाया जाता है और आपका एक एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज होता है, टाइलिन होता है। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.4 पीएच वैल्यू होती है लार की, और पीएच वैल्यू को मैंने डिटेल पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पुराना रिवीजन करके जरूर आइएगा।
जब नई क्लास पढ़ने आइएगा तब पुराना रिवीजन जरूर करिएगा, और जब तक क्लासेस समाप्त ना हो जाए तब तक लगातार पुराना रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है। लार हो गया आपका, पित्त रस का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? एक रक्त में होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी क्या होती है? यकृत होती है। आंसर कहाँ होगा? पित्तरस और अग्नाशय रस। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज होती है। तो आहार नली में जो आपका श्रावण करता है वसा के लिए जो महत्वपूर्ण होता है वो अग्नाशय रस आपका पित्तरस होता है। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु के गलफड़े नहीं होते हैं? तो किन जलीय जंतु के गलफड़े नहीं होते हैं? तो जलीय जंतु जो होते हैं, जैसे आपके गलफड़े, मछली जो होती है वो आपके गलफड़ों से सांस लेती है। ठीक है। ये देखिए ऑक्टोपस के होते हैं, इसके भी होते हैं, काउनशिप के होते हैं, व्हेल के नहीं होते। एक तो व्हेल के नहीं होते, दूसरा आपका डॉल्फिन के नहीं होते। ठीक है, डॉल्फिन के भी गलफड़े नहीं होते हैं। तो दो मछलियां ऐसी होती हैं इनके गलफड़े नहीं होते हैं। एक ऐसी प्रश्न मैंने आपको कल पढ़ाया था कि समुद्री घोड़ा क्या है? तो समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है। समुद्री घोड़ा क्या है? तो समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है। तो किसके जलीय जंतु के गलफड़े नहीं होते? मछली किससे सांस लेती है? मछली गलफड़े से सांस लेती है। मनुष्य किससे लेता है? मनुष्य फेफड़ों से लेता है। आपका मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में समानता दिखाता है, कौन सा ऐसा अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में समानता दिखाता है? ठीक है, देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, और आप हमें ही बताइएगा इसका आंसर। ओके, तो कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में समानता आपको दिखा रहा है? ठीक है, देखिएगा, केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट, या क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, और आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया आपके हर जगह पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, लेकिन आपके जंतुओं में नहीं पाई जाती। जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, सेल ऑफ पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। डिटेल पार्ट में भी हम पढ़ेंगे, और जल्दी से पढ़ेंगे डिटेल पार्ट में। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल पार्ट में भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही जल्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो जंतुओं में नहीं पाई जाती, इसका याद रखें। कौन सा निम्नलिखित में से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? तो रक्त स्कंदन में सहायक कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायक है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। आज देखिएगा सब केमिकल नेम हो गए आपके। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। विटामिन के आप ही बताएंगे, फोलिक एसिड, विटामिन B9। विटामिन के का केमिकल नेम आप लोग क्या करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायता करता है, रुधिर के स्कंदन में सहायता करता है। कह रहे हैं आपका कि CH3CH2OH वाले एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? अच्छा, रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनॉल, सिरका, क्लोरोफॉर्म या मीथेन? क्या होता है? एथेनॉल होता है। ठीक है, क्या होता है? एथेनॉल होता है। इसको लिख सकते हैं C2H5OH भी लिख सकते हैं, C2H5OH भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, सिरका की बात करेंगे तो सिरका को CH3COOH लिख सकते हैं। ठीक है, मीथेन को लिख सकते हैं CH4। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। मीथेन क्या होती है? मीथेन देखिएगा दो गैसों का प्रमुख अवयव है, एक तो CNG का प्रमुख अवयव है और एक प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन गैस। प्राकृतिक गैस का भी मुख्य अवयव है आपकी मीथेन गैस। ठीक है, एलपीजी का मुख्य अवयव बात करेंगे तो यहां से अगर एलपीजी की बात करें तो एलपीजी का मुख्य अवयव है आपका ब्यूटेन गैस। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन गैस है आपके एलपीजी का मुख्य अवयव। ठीक है,
एक एक क्वेश्चन को डिसाइड करिएगा और कैसे प्रश्न आएंगे पेपर में ये भी देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। हैजा जल जनित रोग है, जल जनित रोग है। किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रक्तलिप्ता यानी कि क्या होगा? हैजा होगा आपके। बिल्कुल, कितना साधारण सा प्रश्न है, बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल इतने सरल तरीके से कर सकते हो। आपको अगर ऑप्शन छांटना आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। एनीमिया बोलते हैं का उपयोग किस व्यक्ति की आंख के दाब को मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर। किसी व्यक्ति के आंख के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है ओडोमीटर। एक कार की स्पीड को मापा जाता है, कार की स्पीड को मापा जाता है, ठीक है। विस्कोमीटर, टोनोमीटर होता है आंसर। आंसर क्या होगा हमारा? टोनोमीटर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? टोनोमीटर। ये सिंपल आंसर था इसका। चलिए 18 प्रश्न देखिएगा, कितना बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है और एक ही लाइन में इसको समाप्त कर देंगे। उसी पर बेस्ड है आपके कि किसी माध्यम के घटक प्रसार की दिशा में दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एक तरंग की आवर्ती कंपन माध्यम में प्रति सेकंड प्रत्येक घटक के कणों की संख्या के दोलनों की संख्या है। यदि माध्यम के घटक तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं तो हम उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंगे में दो बिंदुओं की भी न्यूनतम दूरी को तरंग की लंबाई कहा जाता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही है। मैंने आपको पूरा डिटेल पढ़ाया है, प्रकाश से लेके प्रकाश के ही चैप्टर से प्रश्न लिया गया था और ये बेहद इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए अगला है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 10 की पावर 6 होते हैं, ये सभी को पता होगा। 6 जीरो जिसमें है वही आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान गुरुत्वीय त्वरण जी से गिरती हैं और एक ही समान में पृथ्वी पर पहुंचती हैं? किसने निकाली ये बात? आप लोगों को इसका आंसर लगेगा आइजैक न्यूटन, लेकिन न्यूटन का नहीं। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया था। न्यूटन ने किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण बल को खोजा था और गुरुत्वाकर्षण बल में गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसका मान आपका होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये मान याद रखिएगा। न्यूटन को क्या कहते हैं? फिजिक्स का जन्मदाता कहते हैं। अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने कहा था ये बात। किसने कहा था? गैलीलियो ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक पुस्तक लिखी थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, द ब्रीफ हिस्ट्री, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक को लिखा था। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक किसने लिखी? अल्बर्ट आइंस्टीन। में पहली क्लास में पहली वीडियो में ही बताया था सबके बारे में, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था, तो यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे कंप्लीट हो गए ये भी 20 प्रश्न और इन 20 प्रश्नों को आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है और ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपनी नई क्लास में और क्लास नंबर 12 के साथ में। आज हमने क्लास समाप्त कर दी, क्लास नंबर, ठीक है, 11 समाप्त कर दी है। और आपको मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आपको, ठीक है, बुक के फॉर्मेट में पीडीएफ चाहिए है तो आप हमें इस पे कांटेक्ट कर लें। ये नंबर है हमारा, इस पे हमें आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा और आपको बुक के फॉर्मेट में पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। अब दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी जगह आप लोग हमें फॉलो कर लें, ठीक है। यूट्यूब पर भी देख लें, व्हाट्सएप पे देख लें, इंस्टा, ठीक है, और फेसबुक सभी पे आप देख लें। यहाँ पर आपको जो पेज मिलेगा वो किससे मिलेगा? सत्येंद्र राज के नाम से, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो कृपया करके आप सभी लोग जुड़े रहें हमारे नाम से, ठीक है। और आपके लिए लगातार हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और आगे आपके लिए बहुत ही जल्द लूसेंट, क्या कमाल होगा लूसेंट में, 1 जनवरी को लॉन्च होने वाली है लूसेंट की बुक और लूसेंट की बुक को कंप्लीट करेंगे हम 1 ईयर में।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्लास एक एक करके उसकी रहेगी, ऐसा नहीं है कि लगातार उसकी क्लासें रहेंगी। क्लासें तो लगातार रहेंगी, लेकिन आपको मैं डिटेल में वीडियो बताऊंगा किस प्रकार से हम उसकी स्टडी करेंगे, किस प्रकार से हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लूसेंट की एक एक क्लास को कंप्लीटली पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।